अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, मरी में बर्फानी तूफ़ान सानहा में बदल गया और कई जानें गईं। आइंदा ना हो ऐसा जिसमें लोगों की ज़िंदगी जो तफरीह की बजाय एक हादसे की सूरत में बड़े जानी नुकसान में बदल जाए। ऐसा क्या हुआ वहाँ पर और क्या होना चाहिए था और क्या होना चाहिए, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें आज जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अब्बास साबिर साहब, जो सफ़रनामा निगार हैं और वो विटनेस हैं उस बर्फ़ानी तूफ़ान के। मरी में वो और उनकी फैमिली उस बर्फ़ानी तूफ़ान में उस रात उसी जगह फंसी रही। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी, उनकी फैमिली को क्या सामना रहा, ये कहानी ये सानहा उन्हीं की ज़बानी। लेकिन हमारे साथ इस सूरत हाल पे तजिए के लिए मौजूद हैं सीनियर तजियाकार खालिद बेग साहब। हम उनसे बात करेंगे कि आप समझते हैं, वो क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कैसर अब्बास साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र कि आप और आपकी फैमिली महफूज रहे इस हादसे से। क्या था वहाँ पे, क्या हुआ, आपने इसको कैसे विटनेस किया? मैं 6 जनवरी को 2 बजे वहाँ इंटर हुआ हूँ। मरी से 4 किलोमीटर नीचे तक ये झीका गली का इलाका है। तो उस वक्त बर्फ़बारी शुरू हुई थी, गाड़ियाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं थीं, वहाँ तक नहीं थीं, लेकिन पीछे से गाड़ियाँ आती गईं वो और बर्फ़बारी शुरू में तो हमने लुत्फ़अंदोज़ हुए, हमने उसकी वीडियो बनाई और मैंने अपने सोशल मीडिया पे वो अपलोड भी उसी वक्त कर दिया। लेकिन वो जब 2 घंटे 3 घंटे मुसलसल बर्फ़बारी हुई तो वो जो एक खुशी थी वो दुख में बदलती चली गई, क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई काफ़ी सारे, और कोई वहाँ ट्रैफिक सार्जेंट या ट्रैफिक वार्डन नहीं था जो ट्रैफिक को रवा रखता। हालांकि हम चूँकि साल में 2 4 5 बार जाते हैं मरी, तो हम तो मरी को ऐसे ही समझते हैं जैसे इस्लामाबाद गए हैं या लाहौर गए हैं, क्योंकि वहाँ शहरी इलाका है, वो पहाड़ी इलाका तो ज़रा कम ही नज़र आता है क्योंकि इंतज़ामात अच्छे होते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं था। 3 घंटे 4 घंटे के बाद जब 2-2 फुट बर्फ जम गई, तो मुझे चूंकि एक्सपीरियंस है बर्फ का, मैं कंकोडिया की बर्फें मैंने भुगती हुई हैं, मैंने नांगा पर्वत बेस कैंप देखा हुआ है, हमने देवसाई में रातें गुजारी हैं। तो बर्फबारी जितनी भी हो जाए उससे कोई इतना खतरा नहीं होता अगर आप उसको, आपके पास रहने की जगह है या कैंप अच्छा है। हमारे पास गाड़ी थी तो उसकी स्क्रीन पे छत पे बर्फ के ढेर लगते थे, मैं हाथ से उसको साफ कर देता था। तो लेकिन रात का 1 हुआ तो मैंने कहा भी ये तो 1 फुट भी हमारी गाड़ी आगे नहीं गई और बर्फ के अंबार लग गए हैं। लोगों ने गाड़ियां पार्क की और वो पैदल कुछ नीचे चले गए और कुछ, अगर किसी का होटल बुक था तो वो पैदल माल रोड की तरफ चले गए। तो मैं अब बच्चों को छोड़ नहीं सकता था। तो ये जो अमवात हुई हैं ये भी वही लोग थे जो गाड़ियों में रह गए। लेकिन मेरा ये तजुर्बा था कि अगर बर्फ दोनों तरफ से चढ़ जाए तो ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो जाता है। मैंने शीशे मैं खोलता रहा, मुझे चाय भी मिल गई वहाँ, उबले हुए अंडे भी वहाँ मिल गए। लेकिन मार्केट वहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर थी और वो आधा किलोमीटर ऐसे था जैसे आपने एक दरिया अबूर करना है बर्फ का, कि 2 फुट 3 फुट आपके जोगर और आपकी टांगे जो है ना वो उसमें धंस जाती थी। तो मैंने उसका हल फिर सोचा, मैंने इंटरनेट से नंबर निकाला डिप्टी कमिश्नर साहब का, मैंने रावलपिंडी कॉल की। उनके ऑपरेटर ने कहा जी कि ये हमारा इशू नहीं है, ये हाईवेज वालों का काम है कि बर्फ वही साफ करते हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं, नमक भी है। मैंने उनका नंबर लिया और मैं कॉल की मैंने। उन्होंने कहा जी हमारे लोग लगे हुए हैं और इंशाल्लाह 2 घंटे में 3 घंटे में रोड क्लियर हो जाएगा। फिर रात गुजरने यानी कि सुबह होने के करीब मैंने कॉल की, बहुत परेशानी हुई, मैंने 15 कॉल की। उन्होंने कहा कि अगर बर्फ में फंसे हुए लोगों के साथ डकैती हो रही है, चोरी हो रही है तो फिर हम आ जाते हैं, अब बर्फ से निकालना पुलिस का थोड़ा काम है। फिर धक्के लगाए लोगों ने, उसकी भी मेरे पास वीडियो मौजूद है मेरे सोशल मीडिया पे। अपनी मदद आपके तहत बेलचे लिए, बर्फ हटाई, आधा किलोमीटर हम थोड़ा सा वहां तक आ गए जिधर वो मरकजी चौक था। वहां कम से कम कोई 500 गाड़ी वहां भी फंसी हुई थी। ये वो रोड है कि जो अगर आप माल पे, फिर माल की तरफ तो हम गए ही नहीं मरी की तरफ, अगर आप झीका गली से नीचे लोअर टोपा की तरफ आते हैं ना एक्सप्रेस वे की तरफ, तो 3 किलोमीटर के बाद वो एक्सप्रेस वे है। तो वहां पे उस तरफ जब आए तो पेशाब करने के लिए और ये मसाइल जो थे उसके लिए मस्जिद गए,
تو مسجد کے جو لوگ تھے وہ 100 روپیہ لے رہے تھے یوز کرنے کا. برگر مل رہا تھا لیکن برگر کی قیمت اتنی تھی کہ کوئی یقین بھی نہ کرے. کتنی تھی؟ 500 روپے ایک انڈا شامی برگر, کیونکہ وہ اتنی کوئی وی آئی پی مارکیٹ بھی نہیں تھی, وہ ایک عام سی دکانیں تھیں. تو بچے کے لیے دودھ لینے میں گیا, انہوں نے ایک ڈبہ جو ویسے 40-50 روپے کا ملتا ہے انہوں نے 1500 روپے کا ایک ڈبہ دیا, اس کو گرم کرنے کی الگ قیمت لی. تو یہ رویہ تھا, اور اس رویے میں پورے پاکستان کے لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے. تو میں اچھا کیسا کتنے ایک لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے, آپ جو گاڑیوں میں رہ گئے اپنی فیملیز کی وجہ سے, جو گاڑیاں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے, یا جن کے پاس ظاہر ہے پیسے اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ پیدل گاڑی چھوڑ کر اوپر چلے جائیں اور کسی ہوٹل میں پناہ لینے کی کوشش کریں چیزیں, کتنی گاڑیاں, کتنے ایک لوگ تھے جنہوں نے وہ ساری رات سڑک پہ گزار دی؟ آپ نے کیا وٹنس کیا؟ میں نے وٹنس کیا کہ جیکا گلی چوک میں, کیونکہ مال روڈ تو ویسے بند تھا, وہاں ہوٹل بھی نہیں مل رہے تھے, اور مال روڈ جو لوگ گئے تھے وہ اپنی گاڑیاں وہیں سڑک کنارے کھڑی کر کے چلے گئے. ان کی وجہ سے بھی مسائل ہوئے کیونکہ وہاں لفٹر تھا نہیں کہ جو گاڑیوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتا. تو اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ گاڑیاں پھسل جاتی تھیں, پھسل کے نیچے گرنے کا خدشہ تھا. تو پھر دونوں سائڈوں پہ, یعنی کہ پیچھے سے دھکا لگانے والے الگ لوگ تھے اور وہ وزٹر تھے, مقامی لوگوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی. وہ ایک دوسرے کو ہم نکالتے رہ گئے, ایک دوسرے کو نکال کر ہم آدھا کلومیٹر پوری رات میں ہم نے اس برف میں سفر کیا. تو وہاں میرا اندازہ یہ کہ اس چوک میں اور اس 1 کلومیٹر کی حدود میں کم از کم کوئی 5-7 ہزار لوگ تو تھے, لیکن لوگ نیچے بھی تھے, ایکسپریس وے کی طرف بھی تھے, مال سے پہلے بھی تھے. لیکن ایک آدھا دن گزر گیا, ایک رات گزر گئی, اگلی صبح میں نکلا تو مجھے نظر آیا کہ جیسے کوئی بیوروکریسی کا کوئی آدمی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ سیکورٹی گارڈ تھے, پولیس تھی, وائرلیس کر رہے تھے وہ. تو میں ان سے ملا, انہوں نے کہا جی کہ میں راولپنڈی کا ڈپٹی کمشنر ہوں, تو ہم آ گئے ہیں, ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ 6 بجے صبح کی بات ہے 7 تاریخ کو. لیکن پھر وہ دن سارا گزر گیا. اس دن کو جب دیکھا لوگوں نے, انہوں نے مزید گاڑیاں اپنی وہیں چھوڑی اور وہ پھر پیدل ایکسپریس وے آئے, وہاں آ کے انہوں نے ہوٹل لیا یا وہ کسی طرح کنوینس اپنی منگوا کے وہ کسی طرف چلے گئے. ایشو یہ تھا کہ جیکا گلی چوک جو ہے نا, اس چوک پہ ایک سڑک جاتی ہے ایوبیا کی طرف, نتھیا گلی کی طرف, ایک سڑک جاتی ہے بوربن کی طرف. وہ بھی مکمل بلاک تھیں, دونوں روڈ بلاک تھے, دونوں روڈ بلاک تھے. پھر 4 بجے پاک فوج کے جوان آئے ہیں, پاک فوج کے افسر آئے ہیں. آپ نے جو بات کی, پاک فوج کے افسران آئے, پہنچو, پھر امدادی کارروائیوں میں تیزی آئی, لیکن آپ نے ایک بات کی کہ صاحب کہ انتظامیہ نہیں تھی. آپ کو انتظامیہ اس کم از کم 1.5 دن نظر نہیں, 36 گھنٹے اس روڈ پر ٹریفک پولیس نہیں آئی, ریسکیو نظر نہیں آیا آپ کو پولیس نظر نہیں آئی, ضلعی انتظامیہ نظر نہیں آئی, ہائی وے ڈپارٹمنٹ نظر نہیں آیا. خالد بیگ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن پوائنٹس کو اٹھایا ہے کیسر عباس صابر صاحب نے, جو خود بھی سفر نامہ نگار ہیں, خود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی, اور ان کو تو کیونکہ تجربہ تھا, بہت سے لوگ تو پہلی دفعہ زندگی میں برف باری دیکھنے وہاں گئے ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں کہ جو انتظامی غفلت کہیں, کوتاہی کہیں, ترجیح نہیں تھی, یا آپ سمجھتے ہیں اس نے بھی کسی حد تک اس سانحے کو نقصان کم ہو سکتا تھا اگر یہ فوکس ہوتا؟ صرف راستہ بلاک ہونے کی وجہ سے یہ ایشو ہوا ہے, بظاہر یہ لگ رہا ہے. راستہ عام طور پہ جہاں برف گرتی ہے وہاں انتظامات ہوتے ہیں اور گاڑیاں ہٹاتی رہتی ہیں, راستہ چلتا رہتا ہے. اس میں تو نظر نہیں آ رہا جو کیسا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں مسلسل کوئی تھا ہی نہیں جو ایسا کچھ کرتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں خالد صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا یہ جون 2017 کی بات ہے, اسی باولپور کے قریب ہی سڑک کے اوپر ایک آئل ٹینکر الٹ گیا تھا, اور اس کی وجہ سے جو حادثہ ہوا, اور جس طریقے سے 150 سے زیادہ لوگ دیکھتے لوگ موبائلوں پہ فلمیں بھی بناتے رہے, سارا کچھ, وہ بڑا تکلیف دہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں یار یہ غلط ہے, چونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. یہ تو خیر برفانی علاقوں میں جاتے رہے, انہوں نے تھوڑا اپنا تجربہ تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے گاڑی میں آکسیجن نہیں ختم ہونے دی. لیکن اب یہ صورتحال جو ہے اب پبلک کے سامنے بھی آ چکی ہے کہ وہ زیادہ اموات کی اصل وجہ, تکلیف اپنی جگہ جو تھی کہ جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے, ان کو انڈا 500 کا مل رہا تھا اور ان کو دودھ جو ہے وہ 2000 کا ڈبہ مل رہا تھا, وہ اس علاقے کے لوگوں کی لوٹ مار, وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
جس کے اوپر لوگوں کو اور وہاں کی حکومت کو بھی ان کا فرض بنتا ہے، ہماری حکومت کا بھی، کہ اس کے اوپر کوئی قدغن لگائے اور کوئی چیک ہونا چاہیے کہ جب سیاح آتے ہیں تو وہاں مری کے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ وہاں کے دکانداروں کا اور وہاں کے مقامی لوگوں کا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ غیر انسانی ہوتا ہے۔ یہاں ایک المیہ اس طرح صرف ہمارے ہاں پاکستان میں ہی نہیں ہے، اسی دن جب یہ ہوا تو نیو جرسی میں امریکہ میں برفانی طوفان میں ایک اچھے خاصے لوگ پھنس گئے، اور وہاں بھی اسی طریقے سے اموات ہوئیں، جس میں ان کے ٹی وی چینلز نے جو ہے وہ ایک 3-4 سال کا بیٹا اور اس کی ماں وہ گاڑی میں اسی طریقے سے گیس بھر جانے کی وجہ سے وہ جو اپنا موناکسائڈ ہے، کاربن موناکسائڈ ہے، اس کی وجہ سے ان کی اموات ہوئیں، اور اس پہ باقاعدہ ٹی وی پہ بار بار انہوں نے جو ہے اپنی وارننگ جاری کی کہ جناب اس طریقے سے آپ اپنی گاڑیوں کے اندر یہ آلہ فٹ کرائیں کہ اگر اس میں آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جائے تو وہ اس کی بیپ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں آواز آنے لگتی ہے، اور وہ 1 منٹ اور 24 سیکنڈ کے اندر وہ آکسیجن کو وہ ختم کر دیتی ہے، وہ جو گیس ہے۔ تو وہ چلے وہ ایک الگ چیز ہے، ہاں وہ الگ چیز ہے، دیکھیے وہاں بھی جہاں، اور یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ برف باری نہیں تھی جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں، جو صورتحال تصویروں میں ویڈیوز جو سامنے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک برفانی طوفان تھا۔ اس برفانی طوفان کے لیے نہ تو یہاں سے جتنے لوگ گئے ہوئے تھے زیادہ تر وہ چونکہ اسلام آباد سے تھے، راولپنڈی سے تھے، کہ چلے جی برف باری ہو رہی ہے، رابطہ ہوا چلے، کسی نے وہاں ہوٹلوں میں نہیں رہنا تھا۔ ان کے لیے ان کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ جائیں گے مری میں اور برف باری دیکھیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹہ واپس آ جائیں گے۔ لیکن وہ جو درخت گرے اور یا ویسے جو وجہ بنی، یا ہم جو ٹریفک کا تو یہاں بھی ہم دھیان نہیں کرتے بھائی، کوئی بھی لین میں چلنے کو تیار نہیں ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، مطلب جہاں موقع ملتا ہے ہم سائڈ سے نکل کے آ کے مزید ٹریفک جیم کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو باقاعدہ صرف ایک زبانی کلامی نہیں، پوری مکمل تحقیقات کر کے اس میں چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے پولیس ہے، وہ لوگ جو کہ انہیں یہ نہیں کہ وہ ان کی ڈیوٹی تھی، اس موقع پر ان کا فرض بنتا تھا کہ جو لوگ سڑک پر آ گئے ہیں تو وہ ان کا تحفظ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اور ہر حال میں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں ہوا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پرسوں برازیل میں وہاں ان کا ایک بہت بڑا بہت ہی خوبصورت پکنک اسپاٹ ہے جس کے اوپر راک والز ہیں بہت ساری، وہاں پر کوئی 12-13 اس وقت کشتی موجود تھیں، لوگ جاتے ہیں اور ڈیلی ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ اچانک جو ہے وہ ایک جو راک جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہوئی، اس کی ویڈیو بنی اور وہ 2 کشتیوں کے اوپر گری، اور اس میں ہوا یہ کہ 25 کے قریب اموات جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ یہ آج کے جدید دور کی بات ہے۔ تو انسانی المیہ جو ہے ہمیں ایک تو اسے انسانی المیہ جو ہے اس کی وجوہات ضرور ہیں، اس کو ایک تو ہمیں سیاسی نہیں بنانا چاہیے، اس کی بنیاد پہ ہمیں جو بھی سیاسی حکومت ہے، یہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کراچی میں اس طرح کے بہت سارے حادثے ہوتے ہیں، پچھلے دنوں وہ نالے میں گیس بھر جانے کی وجہ سے جو ہے وہ دھماکہ ہوا، بہت ساری اموات ہو گئیں، عمارتیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئیں۔ اس وقت ہم نے اسی طریقے سے میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کیا، تنقید کی، اور اس کے بعد ہم لا تعلق ہو گئے۔ ہمارا یہ رویہ غلط ہے۔ پبلک اور ہمارے جو سوشل سیکٹر ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو ایک حادثہ ہوتا ہے اس کی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ آئندہ اس طرح کا کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی ایک شخص بھی نہ مرے یا کسی کا نقصان، جانی نقصان یا مالی نقصان نہ ہو، تو اس کا تدارک جو ہے ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہم انتظار کرتے ہیں یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم منتظر ہیں کہ شاید کوئی اور اسی طرح کا سانحہ ہو اور ہم اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ جی آپ نے بڑا کہہ دیا، اور بڑی پوائنٹ، یہی پوائنٹ تقریباً کیسا صابر صاحب کا تھا کہ انتظامی فیلئر ہے وہاں پہ، جو انتظامیہ ذمہ دار تھی مری کی، اس کا جو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا۔ کیسا صابر صاحب جو بات خالد بیگ صاحب کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ واقعی لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا یہ جو برف باری ہے یہ برفانی طوفان میں بدل جائے گی؟ لوگ ٹرین نہیں ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لوگ تفریح کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں ایک ایڈونچر کی صورتحال پیدا ہو گئی اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا وہ تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں جو لوگ وہاں تھے وہ آپ سمجھتے ہیں ان ایکسپیرینس ہے اس طرح کا، اور وہ واقعی طوفان کی صورتحال تھی، مسلسل ظاہر مسلسل برف باری رہی، تو آپ نے اور کیا دیکھا، وٹنس کیا؟ دیکھیں جی، میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، میں انتظامی بات کرتا ہوں اور اپنا آنکھوں دیکھا حال میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں میں کوئی اس میں میری بات کا مقصد کوئی ہرگز یہ نہیں ہے
कि मैं, और ना कोई मेरी बात जो है ना वो पॉलिटिकल नुकसान पहुंचा सकती है। गुजारिश ये है कि ये तूफानी बात करना या बर्फानी तूफान का नाम देना ये बिल्कुल गलत है। मैं 22 साल से हर साल बर्फबारी में जाता हूं, और यहाँ मरी में बर्फबारी जो होती है ये तो कुछ भी बर्फबारी नहीं है जी। आपको पता है कि नलतर की बर्फ जो है ना वो इसी मौसम में वहां क्या सूरत हाल होती है सर। ये कोई बर्फानी तूफान नहीं था, ये एक सिंपल बर्फबारी थी, मामूल की बर्फबारी थी। ये एक सरकारी हैंड आउट तो हो सकता है कि जी तूफान आ गया है, नहीं। मामला ये होता है कि हमेशा गर्मियों में लाखों लोग वहां जाते हैं, और हमारी हुकूमत और हमारे प्राइम मिनिस्टर वो सियाहत के फरोग की बात करते हैं, लोगों को दावत देते हैं कि वो सियाहत के लिए आए, और बाहर से लोग आते भी हैं, सकरदू में ठहरे होते हैं, बाहर से लोग कंकोडिया जाते हैं, केटू जैसे केटू पे तूफान आता है, नांगा पर्वत पे तूफान आता है, राकापोशी पे आता है, मरी पे ये चंद घंटों की बर्फबारी, और वो भी कोई एक मामूल की बर्फबारी। अब मतलब आप समझते हैं कि 3 फुट की बर्फबारी ये कोई तूफान नहीं कहते, ये तूफान नहीं है। हर साल हम जाते हैं, हर साल ट्रैफिक के लोग खड़े होते हैं नीचे। नजर नहीं आया आपको? इस दफा 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी नजर नहीं आया। ये 22 लोग जो शहीद हो गए, जो मशीनरी सड़क को साफ करने वो नजर नहीं आई होती है, वो आपको कुछ नजर आया? एक क्रेन आई है रात को, एक तीसरे दिन एक क्रेन आई है जिसने जीकाकली चौक से लेके नीचे तक एक्सप्रेस वे तक उसको ब्लेड के जरिए साफ किया है, वरना बर्फ हटाने वाली मशीनें और होती हैं। और मरी में इंतजामिया जो है वहां मैंने डाले देखे थे, खड़े हुए थे जिन पे लिखा हुआ था स्नोफॉल मैनेजमेंट, लेकिन वो खुद फंसे हुए थे और वहां लिफ्टर आ नहीं सकते थे। तो क्रेन वहां इसलिए नहीं आ सकी कि आप जब तमाम सड़कों को आने और जाने वालों के लिए खोल देंगे, देखें शेख रशीद साहब ने मरी जाने के रास्ते बंद कर दिए जब 22 लोग फौत हो गए, मीडिया ने खबर दी जब 22 लोग फौत हो गए, एक्शन हुआ, बुजदार साहब तीसरे दिन आए जब 22 लोग फौत हो गए। 22 लोगों की शहादत 22,000 लोगों को बचा गई है, वरना हुकूमत तो इसको सीरियस ही नहीं ले रही थी। वो समझ रहे थे कि ये लोग खड़े हैं, खुद ही ये निकल के आ जाएंगे। तो बात यह है कि ये बर्फानी तूफान नहीं था, ये स्नोफॉल थी। और 8 घंटे की पहले भी हमने देखी थी माल रोड पे, और उस वक्त भी बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन लोग बाहिफाजत आ गए थे क्योंकि गाड़ियां दफन होती हैं। अगर आप ये देखें कि नुकसान अगर हुआ है, जानी नुकसान, तो वो एक सड़क पे हुआ है, सड़क पे हुआ है। खालिद बेग साहब, अगर हम कहें कि वाकई तूफान है, तो वो तो फिर मरी के पहाड़ियों के इर्द गिर्द हर मुख्तलिफ जगहों से ये रिपोर्ट होते। अगर एक जगह पे हुआ तो उसकी रीज़न तो यही बन रही है, ये नज़र आ रही है, जैसे कैसे साबिर साहब भी बात कर रहे हैं, या जो रिपोर्ट्स हुई हैं कि वो एक सड़क पे ट्रैफिक ब्लॉक हुई, रास्ते बंद हुए, लोग मूव नहीं कर सकते थे, कुछ लोग बिल्कुल वहाँ से हिले ही नहीं, जो वहाँ गाड़ियों में रुके उनकी डेथ हुई, और वो रुके सिर्फ ट्रैफिक ब्लॉकेट की वजह से। और हमारे लिए बड़ा आसान है कि जो अदारे हैं वो भी इंसान ही है ना जी, उनसे कोताही हुई है, उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें मैं कतन उनकी हमायत नहीं करता, लेकिन हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मतलब है कि हम वहाँ से, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने हीटर क्यों चलाए, इसका मतलब ये कि उनके पास वो उस तरह के कपड़े नहीं थे। अगर वो चंद मोटे कपड़े पहन के सिंथेटिक के बने हुए, वो कोई गर्म कपड़े नहीं होते, उनके जहन में ये था कि हम जाएंगे और घंटा 2 घंटे गुजारेंगे, वापस आ जाएंगे। और उसमें सिर्फ 4 गाड़ियों में अगर हुई तो उसमें क्लियर बहुत सारे लोग बता रहे हैं, उसमें वहाँ के अपने लोग बता रहे हैं कि वजह जो है उन्होंने हीटर चलाया हुआ था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन खत्म हुई और वो गैस चैम्बर की शक्ल अख्तियार कर गई उनकी गाड़ी, और वो बगैर किसी तकलीफ के उनकी अमवात हो गई, जो कि बहुत ज्यादती है और उसमें बिल्कुल दुख है। और आप अंदाजा कीजिए कि अभी कल ही की खबर है कि एक जगह जो है वो बाकायदा एक दीवार गिरी, बच्चे उसके बैठे हुए थे उसके दीवार के साए में, और वो 6 बच्चे जो हैं उसके नीचे की खबर थी जी। बिल्कुल हाँ, मतलब है कि ये देखिए अब उसमें किसी का क्या, ये कुदरती आफत ही इसको कहेंगे ना। और इस तरीके से ये जो हुआ है इसमें ह्यूमन एरर अपनी जगह, मतलब है कि उसमें कोताही इंतजामिया की नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतजामिया को बाहर निकल के और सड़कों पर उस वक्त लोगों की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि क्या हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। आप किसी अपने ही शहर में किसी चौक पे देख लें। अच्छा खालिद बेग साहब, अगर आप जो बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा, कैसे साबिर साहब ने पॉइंट आउट किया ये बात, कि अगर लोगों को ये यकीन होता कि मुझे दूध वहाँ सस्ता मिल जाएगा, मुझे अंडा सस्ता मिल जाएगा, मैं अफोर्डेबल, मेरी जेब में इस वक्त पैसे नहीं हैं, अगर मैं ऊपर चला जाऊँ निकल के, तो वो कहीं ना कहीं, अगर मुझे सहारा ही चाहिए, मुझे कहीं पे शेल्टर चाहिए, तो वो मुझे मिल जाएगा। अगर लोगों को ये यकीन होता तो शायद वो लोग भी निकल आते, जिन लोगों ने गाड़ियों में रहने को तरजीह दी,
से हीटर नहीं चलाया, थक हार के इतने घंटे बाद हो सकता है कि आंख लग गई हो कुछ लोगों की, बहुत से लोगों की नहीं लगी होगी लेकिन कुछ लोगों की लग भी गई, जिसकी वजह से उन गाड़ियों में ये सानहा हुआ। ना तजर्बाकारी कि किसी को बर्फबारी से निपटने का तजर्बा नहीं हुआ नहीं होगा तो शायद ये वजह भी बनी। लेकिन असल में जो लोगों का बिहेवियर है, चाहे वो दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, इंतजामिया है, या जो वहाँ पे स्टॉल्स वाले थे, उन लोगों ने भी कोई ज़्यादा हेल्प आउट नहीं किया। इस समाजी रवैये को आप क्या कहेंगे? देखिए सर, समाजी रवैये में एक फ़र्क ये है कि आप अंदाज़ा कीजिए, वहाँ अक्सर सियाहों को, ख़वातीन को, वहाँ के दुकानदारों की मारपीट की, और फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है कि मरी का बाइकाट किया जाए। ये खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन उसके बाद वो खामोशी छा जाती है। इससे बड़ा जुल्म क्या है कि वो चंद, मतलब है कि अगर आधा किलोमीटर तो कोई सफ़र नहीं है, चाहे वो बर्फ़ के अंदर भी हो, चाहे बर्फ़ का वो समंदर भी हो, तूफान तो, दरिया तो छोटी सी बात है, अगर उसको वो क्रॉस करके दुनिया आती जाती है, और अगर वो बाद में अगर उस समंदर का क्रॉस करके और समंदर बर्फ़ के दरिया को अबूर करके लोग निकल के जा रहे थे, तो पहले भी जाया जा सकता था। लेकिन वहाँ के मकामी लोगों का रवैया जो है वो बिल्कुल गैर इखलाकी और इंसानी है। मसाजिद भी वहाँ थी, मसाजिद को भी खोला जा सकता था। सोशल मीडिया पे फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि फौज जो है वो अपने मेस खोल देती और सारा कुछ कर देती है। वहाँ फौज जो है उसको इतना अंदाजा नहीं था कि बाहर सड़क पे जो है क्या हो रहा है और क्या सूरत हाल है। लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपनी जितना कर सकते थे फौज ने अपनी किया। अगर वो गवादर में बरसात के दिनों में लोगों को घरों से बाल्टियों से पानी भर भर के और निकाल सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं, तो यहाँ कोई और फौज तो नहीं थी, ये भी उसी पाक फौज का ही सारा सेटअप था ना वहाँ पे, और उन्होंने जितना हो सकता था बाद में किया। पहले क्यों नहीं कर सके, अब उसमें कोई भी वजह हो सकती है। उनको इतला नहीं थी, उनको इल्म नहीं था। अगर वो दीवार, उनकी दीवार के बाहर भी कोई हो रहा था, उनकी दीवार के बाहर भी अगर कोई इस तरह का सानिया था, उनके लिए इतना मुमकिन नहीं था कि वो, उन्होंने कोई कैमरे लगाए हुए थे कि हाँ भी बाहर कोई जो है ना इस तरह की लोग कैमरे लगे। हम जो बात हो रही थी समाजी रवैयों की, मकामी लोगों के रवैये की, बाइकआउट मरी का नारा लोगों के रवैये की वजह से लगता है, वहाँ पे दुकानदारों के इसी रवैये की वजह से लगता है, जिसको पॉइंट आउट कैसे साबिर साहब ने और से भी करते रहते हैं कि सब कुछ लोग जो आप कहते हैं गाड़ियाँ छोड़ के निकले, और जो लोग गाड़ियाँ छोड़ के नहीं गए उनमें से कुछ गाड़ियों में ये अमवात हुई। क्या वजह होगी कि जो लोग रुके गाड़ियों में, जहाँ डेथ्स हुई या ये गाड़ियाँ रुकी हुई थी, आप भी रुके, अगर कोई एक या दो रीजंस, बड़ी रीजंस क्या थी, और क्या मकामी लोगों की तरफ से वाकई बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, उन लोगों को गाइड नहीं किया गया कि गाड़ी छोड़ें आगे निकल जाएं, या उनकी क्या हालत है क्या नहीं है? मतलब आप मकामी लोगों को क्या देखते हैं, किस अंदाज में देखते हैं आम आदमी को? उसमें हाँ, मैं अर्ज करता हूँ, देखें, अगर तो इसको आप तूफान कहें तो ये तो 4 किलोमीटर नीचे का वाकया है, फिर माल रोड के ऊपर बहुत बुलंदी है, वहां तो ज्यादा तूफान होना चाहिए, वहां क्यों नहीं कोई मरा? वहां कोई दुकानें क्यों नहीं बंद हुई, या वहां नुकसान क्यों नहीं हुआ? मामूल रोड पे हुआ, एक रोड पे हुआ है, और वो इसलिए हुआ है। और जो बंदे फौत हुए हैं उनमें से वो जो ASI साहब हैं, उनकी आप जो वॉइस मैसेज वो करते रह गए, आप देख लें, वो रात देर तक ये पूछते रह गए अपने साथियों पुलिस वालों से, यार पता करो क्रेन आई है कि नहीं आई। यानी कि वो कोई यकदम मौत नहीं हो गई। और कुछ लोगों ने अपने वॉइस मैसेज फैमिली को किया, यार हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं। तो मामला ये था, हम थक गए हैं। हाँ, वहां जिधर ये चीका गली, अब कोई हालात वैसे ही है ना, अब भी वहां पता करवा लें, और मेरा डाटा चेक कर लें कि मैंने किन किन लोगों को कॉल्स की हैं। बिल्कुल ठीक है, वहां कैमरे लगे हुए थे, वहां जो अदारे हैं उनके ज़िला इंतजामिया तो 3 दिन बाद भी नजर नहीं आए। आप कहते हैं हर दफा ज्यादा नजर आता है वहां पे, आपने क्योंकि जाते रहते हैं, आपने कहा हर साल जाते हैं बर्फबारी पे या गर्मियों में भी, तो वाकई जो मरी की लोकल इंतजामिया थी वो उसमें गैर संजीदगी थी, या उन्होंने इसको एवेल्युएट ही नहीं किया कि यार इतना बड़ा वाकया हो सकता है, मतलब वो उसको फोर्स ही नहीं कर रहे थे इस बड़े वाकये को। मुजरमाना गफलत थी। और अगर ये 22 लोग, मैं दोबारा अर्ज करूं, 22 लोगों की जानें ना जाती तो ये आज भी लोग फंसे हुए होते। ये 22 लोगों की वजह से मामला हाईलाइट हो गया है, वरना ये तो मामूल की बर्फबारी थी और मामूल की ट्रैफिक ब्लॉक थी लोगों के लिए, हुकूमत के लिए। हुकूमत अगर चाहती वो ये कर सकती थी। बाद में हेलीकॉप्टर गए हैं, वो कर सकती थी कि गाड़ियां छोड़, लाशें भी तो हेलीकॉप्टर पे लेके गए सर, गाड़ियां उनकी अभी भी वहीं खड़ी हैं। जो लोग फौत हुए हैं उनकी गाड़ियां अभी भी बर्फ में हैं, लेकिन उनकी लाशें उनके गांव में दफन हो चुकी हैं। तो ये गाड़ियां लोग छोड़ देते, उनको वहां निकाल लेते। सही है। तो मतलब ये है कि आप
क्या समझते हैं कि ऐसा वाक़या ना हो, एक जुमले में कैसे? देखिए सर, इसमें ज़रूरत इस बात की है कि इसको बाकायदा एक मैनेजमेंट के तहत जो है इसका फैसला किया जाए, इसको रसद और तलब के मुताबिक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पे ना चलाया जाए। होटलों की किराए तय होनी चाहिए, चाहे वो सीज़न है या नहीं है, वो उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। वहाँ पे अंडा, डबल रोटी, दूध, ये वगैरह इसकी बुनियादी जो ज़रूरत है, अशिया है, वो हर हालत में जो है वो हर एक को दस्तयाब होनी चाहिए और उसी कीमत पर दस्तयाब होनी चाहिए जो उनकी तयशुदा कीमत है। ये नहीं कि उसको मुनाफाखोरी और चोर बाजारी, ये डकैती। मतलब प्राइस कंट्रोल सिर्फ पूरा अगर मरी में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता, बाकी सूबे में अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, चीज़ें हैं, तो वो सिस्टम वहाँ क्यों नहीं है? और कंज्यूमर राइट का वहाँ ख्याल क्यों नहीं है, टूरिस्ट राइट का ख्याल क्यों नहीं किया? देखिए, और देखिए मोटर वे के ऊपर भी इमरजेंसी के लिए आप देखें कोई ना कोई मकामात बने होते हैं, कोई ऐसी हो जाए तो वहाँ पर भी इसको एक साने को आइंदा के लिए एक सबक समझ के ऐसे इंतजाम किए जाएं कि आइंदा इस तरह की कोई सूरत है। अच्छा, हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है कि वो जो आला सतही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देगी कि क्या हुआ, किस किस की गफलत कहाँ कहाँ रही, और वो पेशन गोई से लेके मौसम की आखिर एग्जीक्यूटिव रेस्क्यू तक इन सब चीज़ों को वो देख रही है। लेकिन वज़ीर आला वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे मरी को ज़िला बनाने का ऐलान किया और कहा कि अब SP और ADC तो फौरी तौर पर वहाँ बैठ रहे हैं, 2 नए थाने बन रहे हैं और 2 नए पार्किंग प्लाजाज बनाने का ऐलान किया, एक सनी बैंक की तरफ और एक झीका गली की तरफ। तो कैसर अब्बास साबिर साहब क्या समझते हैं कि ये जो स्टेप हैं आइंदा इस तरह के किसी भी सानहे को रोक सकते हैं? नहीं, ये स्टेप बिल्कुल फजूल है, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब 3 दिन के बाद इन्होंने टाल प्लाजा बंद कर दिया। वापसी पे मैंने देखा कि वहां पाक फौज भी खड़ी थी, वहां पुलिस भी खड़ी थी, जाहिर है फिर उसके बाद तो जाहिर वो करना था। तो इनको पता है कि इतनी गुंजाइश है, ये उसी वक्त कर देते और गर्मी में कर देते होते हैं। ईद की छुट्टियां जब होती हैं तो ये रास्ते बंद कर चुके होते हैं गुंजाइश से ज्यादा। इंतजामिया को ये तो जब आप चाहिए कि कितनी गाड़ियां और कितने लोग मरी में हैं जी बिल्कुल, इनको पता होता है क्योंकि टाल प्लाजा जो टोकन देता है 60 रुपया लेता है, इतना टैक्स ले रहे हैं, तो वो भी। और फिर जब लोग चले जाते हैं तो अब आप जब स्नोफॉल पूरी दुनिया में लोग देखने के लिए जाते हैं, इसमें आप इसको अगर आसानी से लेना है तो आप अल्लाह ताला के खाते में अल्लाह की मर्जी में डाल दें और एंजॉय करें। और अगर आपने इससे सबक सीखना है तो फिर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, DSP मरी और AC मरी और रेस्क्यू 1122 के लोग, ये सबसे जिम्मेदारी इनकी है। बिल्कुल उन्हें बिल्कुल मैं सर यहाँ एक और बात करूँ, इनकी बात सही है, इनको फौरी तौर पे सैक किया जाना चाहिए और सिर्फ मुअत्तली नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक कोताही का मुजाहरा किया, लेकिन एक और अलमिया जन्म ले सकता है इंतहाई खौफनाक किस्म का। मैं यहाँ इंतबाह करना चाहता हूँ कि 2005 में आपको याद होगा मरगला टावर वो मरी में नहीं गिरा था, ठीक है जी, और वहां पर मरी के अंदर पाबंदी लगा दी गई थी कि बड़े कंस्ट्रक्शन और कसीर मंजिला इमारतें नहीं बनेगी, लेकिन वहां पे 10-10 मंजिला इमारतें बन रही हैं। तो फिर इंतजार कीजिए कि किसी ऐसे सिलसिले में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए और उसके बाद हमें यहाँ बैठ के दोबारा इस तरह का कोई तनकीद ना करनी पड़े कि जनाब उसका क्यों नहीं रोका। अल्लाह ना करे। लेकिन कैसे सबसे लास्ट कमेंट आपका, आप कुछ बात मुकम्मल कर रहे थे, मैंने रोक दिया था आपको। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इनके रवैये ब्यूरोक्रेसी के तब्दील होने चाहिए और इन्होंने नंबर दिए हुए हैं अपने मोबाइल नंबर के जी इमरजेंसी में, लेकर ये अटेंड नहीं करते। बिजली गायब हो गई थी, सिग्नल भी बाद में गायब हो गए, वो इसलिए शायद कर दिए गए कि लोग इतला दे रहे थे कि जी हम फंसे हुए हैं। और 3 चैनल्स ने तो मुझसे वीडियो मंगवाई और उन्होंने वो चलाई क्योंकि उनके रिपोर्टर वहां नहीं पहुंच सकते थे। जब मैं नीचे आया तो नीचे DSNGs खड़ी हुई थी। तो मामला ये है कि ब्यूरोक्रेसी की गफलत है, बिल्कुल से हुकूमत और इंतजामी फेलियर है, आप समझते हैं फेलियर है। और 3 दिन उनका कोई शख्स मुझे नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया कैसर अब्बास साबिर साहब, आपने मरी की सूरत हाल वहाँ खुद उसका हिस्सा रहे, उस सानहे का अल्लाह ताला ने आपके और आपकी फैमिली की ज़िंदगी का ख्याल रखा, हिफाजत की, और भी बहुत सी ज़िंदगी हैं। कुछ सानहा हुआ, कुछ फैमिलीज़ के लिए एक बड़ा सानहा है, नुकसान हुआ, लेकिन खालिद बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और बात यह है कि इस सानहे से हमने सीखा क्या है, और ख़ास तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की जैसे तरजीह है कि उन्होंने सियाहत को फ़रोग़ देना है, तो सयाहों का ख्याल कैसे रखना है, ये तमाम सियाहती मराकज़ पे इंतज़ामी लोगों को भी इसका ख्याल रखना है, और वहाँ जो लोग मकामी लोग हैं उन्होंने भी अपने आए हुए मेहमानों का ख्याल कैसे रखना है। कम से कम इस वाक़े और इस सानहे से ही सीख लें
کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے رہیں گے تو آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے گا، ورنہ آپ کا کاروبار بھی نہیں چلے گا۔ اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔